नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीश खरे। इस वक्त वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश हुए करीब 5 घंटे बीत चुके हैं और आंकड़ों को अगर देखें तो यह माना जा सकता है कि यह विधेयक आज ही लोकसभा से पास भी हो जाएगा और कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस पर अभी चर्चा चल रही है। एक तरफ कुछ मुस्लिम इसके स्वागत में जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ वक्फ बिल पास होने से पहले ही धमकियां भी आनी शुरू हो गई। कुछ मुस्लिम संगठन और पार्टियां खुलेआम ये धमकी दे रही हैं कि वक्फ बिल पास होने का मतलब ये नहीं है कि ये मामला ही खत्म हो गया, रुक गया ना, इसके बाद बड़े विरोध प्रदर्शन का आगाज होगा। दिल्ली में जहां का आंदोलन खत्म हुआ था वहीं से दोबारा दूसरा आंदोलन खड़ा होगा, मतलब दूसरा शाहीन बाग। ऐसे में सवाल उठता है कि संसद नहीं तो क्या सड़क पर तय होंगे कानून और देश संविधान से चलेगा या सड़क पर धमकी वाले नैरेटिव से चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि बार बार शाहीन बाग जैसा आंदोलन की धमकी क्यों? तो आज इसी अहम मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत बहुत सोच समझ करके बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं और सदियों तक लोग याद रखेंगे। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि साहबानो एक डिजर्टेड वाइफ थी, उनको कुछ 100 रुपये मिले, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो हल्ला किया गया। वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। जो जमात सीए के नाम पर भड़का रही थी, कह रही थी कि सीए आएगा नागरिकता छीन जाएगी, आज वो वक्फ के नाम पर भड़का रही है। मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, फराज किदवई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जीएम शाहीन है, जेडीयू के नेता, एके वाजपेयी सर हैं हमारे साथ, एलजीपीआर के प्रवक्ता हैं, रामकृपाल सिंह सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, शादाब शम्स जी हैं, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाजिर अंग्रेज हैं, एआईएमआईएम के नेता, और कामरान मलिक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब जब इस बिल पर बहस चल रही है और संभवतः यह बिल आज लोकसभा से पास भी हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नेता और संगठन के लोग यह कह रहे हैं कि मामला यहां खत्म नहीं होगा, इसके बाद असल में शुरुआत होगी बड़े आंदोलन की। क्या मतलब है इस बड़े आंदोलन का? क्या शाहीन बाग की तैयारी है या फिर किस तरीके का प्रोटेस्ट? क्या समझ में आ रहा है आपको? ये तो देखिए, ये जो बतौलेबाजी और ये जो धमकी है, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर जी जी। ये जो धमकी देने की परंपरा है और जो ये बतौलेबाजी करने की परंपरा, इनको मुबारक हो। और ये इनका इतिहास भी रहा है। सीए के समय में जब किसी की नागरिकता नहीं जानी थी, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह कर करके देश के अंदर दंगा कराया, सब कुछ कराया। आज उन सब दंगा भड़काने वाले वो दलों से पूछने की जरूरत है। आपके करोड़ों दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि इनमें से एक व्यक्ति बताए कि आज किसी एक व्यक्ति की नागरिकता गई है। लेकिन ये इस तरह से झूठ बोल बोल के लोगों को भड़का के देश में दंगा करवाया, बवाल कराया, और वही योजना शायद आज भी ये बना रहे। लेकिन मैं बता दूं कि इस देश में कानून का राज है, संविधान से देश चलता है, कानून से चलता है, तो कानून अपना काम करेगा। इनको दंगा करना है, ये दंगा करें और कानून अपना काम करेगा।
आज संसद में एक लोकतांत्रिक तरीके से बहस हो रही है और लोकतांत्रिक तरीके से वहां के बिल पर जो चर्चा हो रही है, संशोधन पर, बिल नहीं है ये, एक बिल पर संशोधन है, इस पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के बाद लोकतांत्रिक तरीके से बिल पास होगा और वो एक कानून का रूप धारण करेगा जिसमें गरीब मुसलमानों, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और राष्ट्र, ये सभी के हित का बिल है। मैं पुनः एक बार इस बात को दोहरा दे रहा हूं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों से संबंधित नहीं है, यह बिल जो है गरीब मुसलमानों से भी संबंधित है जिनकी जमीन हड़पी है वक्फ बोर्ड के माध्यम से जी। ये उन हिंदुओं से भी संबंधित है जिनकी जमीनें हड़पी गई हैं, उन सिखों के गुरुद्वारों से भी संबंधित है जिनकी जमीन हड़पी गई है, उन ईसाई चर्चों और ईसाई समाज समूह के लोगों की भी है जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत हड़पी गई हैं। ये जैन और बौद्ध और इसके अलावा राष्ट्र की जो संपत्ति है उसको जो हड़पने का काम हुआ है उससे संबंधित है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। एक बात कहता हूं, बात पूरी हो जाएगी, नहीं तो अधूरा पे फंस जाएंगे ना। स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा सा सर, क्योंकि अब बड़ा डिबेट है आपका और संवेदनशील विषय। ट्रिब्यूनल के अंदर जो 40,000 केस हैं, जो अभी जिक्र भी किया है मंत्री महोदय ने सदन पर, ये 40,000 जो केस, लगभग 40,000 है, इसमें 10,000 केस यानी 25% मामले मुसलमानों के, यानी 25% मामला वक्फ के विरुद्ध वो गरीब मुसलमान लड़ रहे हैं जिनकी संपत्ति हड़प ली गई। नंबर 1, 75% जो मामले हैं वो अदर कास्ट और सरकार के हैं। भैया चुप रहो, बीच में मत बोलो ना। एक सेकंड कामरान मलिक जी अपनी बारी में बोलिएगा। मैं बहस में आगे बढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग में मंत्री हैं दानिश जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका। अभी तो बिल पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मामला बिल के पास हो जाने के बाद शुरू होगा। 40 करोड़ मुसलमान एकजुट है और वो सड़कों पर उतरेगा। देखिए, कुछ लोग केवल और केवल हम मुस्लिम समाज को राजनीतिक इस्तेमाल करने का एक हथियार बनाना चाहते हैं। आज देश के मुसलमानों को अब अच्छी शिक्षा की जरूरत है, देश के मुसलमानों को अच्छे रोजगार की जरूरत है, देश के मुसलमानों को विकास की जरूरत है, और यही चाहिए सारी चीजें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सुनिश्चित करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के करोड़ों मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं, जिससे वक्फ की संपत्तियों का जो अवैध इस्तेमाल, जो इलीगल इंक्रोचमेंट लोग कर रहे थे, जो उसका मिसयूज लोग कर रहे थे, जो उसकी मिसहैंडलिंग लोग कर रहे थे, उस तमाम चीजों से मुक्ति इस अमेंडमेंट के माध्यम से मिलेगी। वक्फ जो है ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड तमाम इन चीजों से बहुत दूर रहा। कभी पारदर्शिता नहीं रही उसमें, कभी उसका प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होता है, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा जाता है। तो अगर हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ के माध्यम से गरीब पासमानदा मुसलमानों का भला होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? अगर हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जहां गरीब मुसलमानों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, इसमें क्या गड़बड़ है? अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, बहुत छोटी सी बात है, अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी तो उसका दानिश जी छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। दानिश जी, उत्तर प्रदेश में जो भी वक्फ बोर्ड है, सीआर सुन्नी वक्फ बोर्ड, वक्फ का काम होता है, मकसद होता है, नियत होती है गरीब मजलूमों की सहायता करना। कितने अस्पताल, कितने स्कूल वहां पर आपकी नजरों में है जो वक्फ बोर्ड ने बनाए हैं या उसकी संपत्ति पर चल रहे हैं? सबसे बड़ा तो यही सवाल है। मैं तो पहले दिन से यही सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम करोड़ों मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। और ये अमेंडमेंट पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार अमेंडमेंट हो रहा है। ये सबसे जरूरी ये बात बताने की है कि ऐसे अमेंडमेंट पहले भी होते आए हैं, तो ये पहली बार नहीं है कि वक्फ में कोई अमेंडमेंट आ रहा है। और अगर सकारात्मक अमेंडमेंट आ रहा है तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी चीज कि वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी आपने बात कही कि कितने प्रॉपर्टीज पे हॉस्पिटल खुले हैं,
कितने प्रॉपर्टीज पे स्कूल खुले हैं। हमारे जो मुस्लिम समाज के स्पोर्ट्समैन हैं उनके इंकरेजमेंट के लिए कितनी जगहों पे स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या मिनी स्टेडियम खुले हैं, कितनी जगहों पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले हैं। इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसी जवाब की तलाश में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि वक्फ की लैंड पे हॉस्पिटल खुले, चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले, जहां हमारे पासमानदा गरीब समाज का लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम भाई, सुबह तो आप काफी भावुक हो गए थे, आप तो रोने भी लगे थे, लेकिन उसी बीच दूसरी जगह से भी तस्वीर आई, हमने दिखाई भोपाल की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर। मुंबई में तो एक दूसरे को सेवैयां खिला रहे थे, मुंह मीठा कर रहे थे, और भोपाल में जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो ये जो बात कही जा रही है कि अब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा, तो फिर ये कौन लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं? सड़कों पे आना ये मौलिक अधिकार है, संविधान हम लोगों को इस चीज की परमिशन देता। अगर हम सड़कों पे ना आते तो मुल्क कभी आजाद ना होता। तो देखिए, हमारे मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो हम बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है, और अभी एक मेरे काबिल दोस्त भी कह रहे थे कि कितने वहां पर स्कूल बनाए गए हैं, कितने हॉस्पिटल है। तो भाई भारत सरकार क्या कर रही है? क्या वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेदारी बनती है? तो इसका मतलब यह है कि जितने भी स्कूल चल रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें भारत सरकार नहीं बना रही, सारा वक्फ बोर्ड बनाएगी। अरे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है, उस जमीन का इस्तेमाल हमारी खानेगाह, इबादतगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान के लिए है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नजर जमाए हुए हैं और चाहते हैं कि सारा का वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही हो जाए। भाई पूरे भारत की जो जमीन है वो हमारे अपने रामकृपाल सर ये कह रहे हैं कि मतलब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब वक्फ बोर्ड पर सरकार बनाए, और सरकार की दखलंदाजी भी इनको पसंद नहीं है, इनको संशोधन भी पसंद नहीं है। ये कह रहे हैं बाप दादाओं की मिल्कियत है ये। देखिए, एक तो हम थोड़ा इशू से भटक रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं वक्फ बोर्ड जो बना था उसमें जो संशोधन हुए समय समय पर, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, ईमानदारी की बात यह है कि वे संशोधन कोई मुस्लिम समाज या समाज से कोई मांग के नाते हुए हों, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ एक तुष्टीकरण के लिए हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं कि बाबरी डिमोलिशन 1992 में जब हुआ, माइनॉरिटी नाराज हो गई बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, और माइनॉरिटी चली गई क्षेत्रीय दलों के साथ, जहां जो भी रहा, चाहे लालू रहे, मुलायम रहे, ममता रही, सब इनके साथ चले गए। पूरी तरह से कोशिश की गई थी 95 में नरसिंह की हम किसी भी तरह से जो हमारा कोर वोट बैंक था वो हमारे पास फिर चला है। और फिर बताऊं, 2013 में जिस तरह से संशोधन किया गया, जो जो चीजें हुई, देखिए मैं न हिंदू न मुसलमान में बात नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा कानून मत बनाइए जिसकी लीगल स्क्रूटनी न हो सके। अल्टीमेटली देखिए, हमें कुछ भी होगा, न्याय के लिए हमें अदालत ही जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो आज प्रपोज्ड है उसमें अगर कहीं से कुछ इलीगल है, फंडामेंटल राइट का है, हमारी अदालतें खुली हुई हैं। देखिए, इसी अदालत ने इलेक्शन में चंदे वाला कानून को रद्द किया। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ कानून नहीं आता, लेकिन ये की बात याद रखना चाहिए, शाहबानो के केस में जिस तरह से अदालत के फैसले को पलट करके जो कुछ किया गया, वो वहां से ये चीजें शुरू हुई है। ईमानदारी की बात, कब तक उसको याद करोगे? वो सबसे बड़ा हिंदू तुष्टीकरण भी तो हो रहा है सर। वो सबसे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण वही था। सर आपने हिंदू तुष्टीकरण की बात करी क्या? और सुन लीजिए, एक मिनट 5 मार्च 2014 है, यानी जब वोट पड़ने के कुछ दिन रह गए थे, उस दिन 150 करीब प्रॉपर्टीज जो थी वक्फ को सोनिया गांधी की कांग्रेस ने दान दिया था। आप पता कर लीजिए, क्या जल्दी थी भाई? अरे नई सरकार आ रही थी, जो भी करना था वक्त पे था। सर आपको मालूम नहीं है, 5 मार्च बता रहा हूँ, 5 मार्च को यार सोच लीजिए, दीपक मिश्रा जी ने क्या कहते हैं पिटीशन पड़ी हुई थी। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद ने पिटीशन डाली थी। मैं रंगरेज भाई आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद बिल पास हो जाएगा तो जो बात ये कुछ नेता कह रहे हैं कि अब बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, तो किस तरह का आंदोलन होगा? शाहीन बाग जैसा होगा? कैसा होगा? शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन होगा। शाहीन बाग से भी बड़ा होगा? बड़ा आंदोलन होगा। वो तो एक जगह हुआ था, अब तो सारी विधानसभा, सारी लोकसभा, सारी जगह होगा,
क्योंकि जब सरकार, जब 20 करोड़ जो देश के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब वो और उनकी जो तंजीमें, बड़ी बड़ी मुसलमानों की तंजीमें हैं, जब वो इस बिल के खिलाफ है, आप क्यों अड़े हुए हैं इस बिल के कि हम इस बिल को लेकर आएंगे? ये तो तानाशाही चल रही है। आपके पास बहुमत है तो आप कुछ भी करेंगे। अरे आपने ऐसे किसान कानून लेकर आए थे, 1 साल तक किसान बेचारे रोडों पर बैठे रहे, फिर आप लोग को माफी मांगनी पड़ी और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 के खिलाफ है, गैर संवैधानिक बिल है। तो जिस तरीके से ये सरकार तुष्टीकरण पहले होता था 2014 से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण, मगर अब 2014 के बाद से एक पैटर्न बदल गया, अब हो रहा है हिंदू तुष्टीकरण। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि वक्फ ने उसकी संपत्ति ले ली, वक्फ ने उसकी संपत्ति ले ली, अब ट्रिब्यूनल के अलावा आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये सब सारी भ्रमिक जानकारी जो है, गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं आप, ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इस बिल में जो इस वक्त बहस चल रही है लोकसभा में, कहीं आपने सुना कोई ऐसा क्लॉज है, प्रावधान, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इनसे मस्जिद और मज़ारें छीन ली जाएगी? देखिए सरकार, बताइए ना। मैं बता रहा हूं, देखिए सरकार की क्या नीयत है। जो डीएम है उसको अधिकार दे रहे हैं। डीएम अगर कोई भी जाता है, कहता है कि ये जो है जो वक्फ की जो संपत्ति है उस पर कह देता है कि कोई जाके कह देता है कि ये मेरी संपत्ति है, तो डीएम तय करेगा। अब ये बताइए, आप डीएम को सारी पावर, और डीएम किसके अंडर में होता है? और वक्फ बोर्ड भी, मैं कह रहा हूं, जो केंद्र का वक्फ बोर्ड है और जो राज्य का वक्फ बोर्ड है, उसमें जो सरकारें होती हैं, चाहे आपको वो लग रहा है भाजपा की अंग्रेज जी सरकार की, हो, आपको चाहे लग रहा है बीजेपी, अंग्रेज जी की आपके एआईएमआईएम की बात सारे मुसलमान देश के मानेंगे और सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल सारे मुसलमान शाहीन बाग से बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, हमारे सारे मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हैं। बरेलवी जी मुस्लिम पर्सनल लोग, अरे वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है भाई, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, बड़ा आंदोलन होगा, शाहीन बाग से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा और शाहीन बाग से बड़ा होगा और पूरे देश भर में होगा। ये तो बीजेपी के एजेंडा है, इनकी क्या बात? ये तो 2-4 मुसलमान हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो लाइमलाइट में आने के लिए, नहीं तो देश के सारे मुसलमान इसके खिलाफ है। बताइए कौन सी तंजीम ऐसी है मुस्लिमों की जो इसकी फेवर कर रही हो? हाजिर अंग्रेज को आपने सुना, ये कह रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा होने वाला है। देखिए, मैं इस तरह की गीदड़ भपकियों पर विश्वास नहीं करता, और ऐसे गीदड़ भपकियां हमने बहुत सुनी है। ये 140 करोड़ भारतीयों का देश है। ये जो बैठ के यहाँ पर जो धमकियां दे रहे हैं ना, इनकी बाछें सही हो जाएंगी। इन्हें अभी ये देश, इनकी बाछें सही हो जाएंगे, इनको अभी समझ नहीं है इस देश की। इनकी आप धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहे हैं सर, आप धमकी दे रहे हो। ये देश का, हम तो मैं बता रहा हूँ, चुप रहे एहतजाज बिल्कुल इस तरह से नहीं, संयमित तरीके से। ये तमीज नहीं है ना किसी के बीच। आपका भी तमीज नहीं है, आपका भी तमीज नहीं है। ये जो धमकियां देने की भाषा जो ओवैसी खानदान ने सीखी है ना इस देश में, धमकियां नहीं है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, एहतजाज करने की बात हो रही है। हमें जो है गांधी ने सिखाया एहतजाज करना पीसफुल्ली। तुम लोगों को नहीं आता एहतजाज करना। तुम लोग जो है तलवारें लेके जो है घूमते हो, नंगा नाच करते हो, नंगा नाच करते हो, तलवारें लेके घूमते हो। इसमें गाजी कहां से आ गया? गाजी ने सिखाया? गांधी की बात करूं, हमें गांधी ने सिखाया है एहतजाज करना, अहिंसा पर विश्वास करते थे। हाँ तो अहिंसा से करेंगे ना, एहतजाज करेंगे, अहिंसा से करेंगे। हाँ, तलवार लेके थोड़े करेंगे। नंगा नाच अभी बताता हूँ। नंगा नाच मैंने देखा है। नंगा नाच अभी जो है 10 वीडियो दिखा दूंगा नंगे नाच की। सर इनको बंद कराइए ना, कहाँ से बुला लेते हैं आप लोग ऐसे? के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। टाइम दे रहे हैं आपको बोलने का। ये आपको जाएगा वाइट वॉश करने के लिए सेकंड टाइम दे रहे हैं। ये टीवी में बैठ के ये धमकियां दे रहे हैं देश को। शर्म नहीं आती इनको यहाँ पर बैठ के कि 140 करोड़ भारतीयों को ये धमकियां दे रहे हैं बैठ के। यही वो पार्टी है ना जो ओवैसी खानदान के लोग कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देंगे। अरे भाई, मैं ओवैसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं ओवैसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर। अरे और तुम सिर्फ 25% बोर्ड उत्तराखंड के वोट मिलता है मोदी को। मोदी को 35%। आज जब इस बिल पर बहस हो रही है, तब हमने देखा कि कुछ जगहों पर विरोध हो रहा है, कुछ जगहों पर जश्न मनाए जा रहे हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं? स्टूडियो में हमारे साथ
कुछ मेहमान है वो कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। आपको लग रहा है कि आज सड़कों पर तो हमने नहीं देखा देने वाले मुस्लिम समाज निकल करके प्रोटेस्ट कर रहा है। मुसलमानों की आवाज सुननी चाहिए। शादाब ये जो लोग उतर के समर्थन कर रहे हैं, शादाब समझिए, ये मुसलमान ही है और ये यहाँ बैठ के धमकी दे रहे हैं। ये भड़काने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर। अरे एहतजाज करना धमकी होता है क्या? हिंसा एहतजाज करना धमकी होता है क्या? एहतजाज करना धमकी होता है क्या? ये देश के संविधान को धमकी दे रहे हैं, ये देश के कानून को धमकी दे रहे हैं। बैठ के यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। यहाँ एक आपको कानून का एबीसीडी नहीं पता। आपको कानून का एबीसीडी नहीं पता है। शादाब समझी, मेरा सवाल आपने अगर सुन लिया हो तो प्लीज जवाब दीजिए। कितने शब्द बोले कानून के आपने? शादाब समझी, सिर्फ भड़काया। मेरा अनुरोध है सब लोगों से, क्योंकि मैं दूर हूं और सबने अपने अपने टर्न में बोला है, थोड़ा सा समय मुझे भी दे दीजिएगा। ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है और माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बहुत ईमानदारी से स्पष्ट कर चुके हैं कि कहीं से कहीं तक किसी मुसलमान के खिलाफ ना हम किसी की मस्जिदें छीनने जा रहे हैं, ना किसी की कब्रगाहें, ना खानगाहें। अब बात ये आती है कि परेशानी किसे हो रही है। जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। ये कहीं ना कहीं MIM का आदमी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुसलमान हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुसलमान हैं, ये सपा के मुसलमान हैं, तमाम पॉलिटिकल मुसलमान हैं। या वो संगठन हैं जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को पीछे से वोट ट्रांसफ़र कराते हैं। इन्हें पीछे से राज्यसभा जाना होता है, इसलिए उनके मन की बात कर रहे हैं। जबकि सच बात यह है कि गरीब मुसलमानों का हक था वक्फ, लेकिन इस वक्फ को गरीब मुसलमानों तक जाने नहीं दिया गया। अमीर मुसलमान कब्जा करके बैठा है, और अमीर मुसलमान कब्जा करके बैठा है, ये वो लोग हैं जो कब्जेदार हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो हंगामा मचा रहे हैं। पूछिए एक नेता का नाम बताइए जितने लोग विरोध कर रहे हैं कि इनके पार्टी के लीडर्स के वक्फ के बेनिफिशियरी ना हो। एक नेता का पूछ रहा हूं मैं और एक ऑब्जेक्शन बता दीजिए। बेनिफिशियरी ऑफ द वक्फ ऑब्जेक्शन आ रहा है। आई एम नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ द वक्फ एंड यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ द वक्फ, दैट्स व्हाई यू आर लाइक द फेवरिंग द गवर्नमेंट। आप बेनिफिशियरी हो क्योंकि अध्यक्ष बने बैठे हो। एक सेकंड, और आपने जो कहा ना कि पॉलिटिकल है लोग, मैं तकनीकी मिस्टर एक बार अपनी बात पूरी कर। पॉलिटिकल पैसा नहीं खाता आप लोगों की तरह। पॉलिटिकल एनिमल, एवरीवन इज ए पॉलिटिकल। वो आप दिख रहे हैं मुझे, वो हैं आप पॉलिटिकल एनिमल दिख रहे हैं मुझे आप। You don't have manners how to talk। एक सेकंड आप हैं, आप दिख रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनिमल हैं। You are a political because शादाब you जी, have got the opportunity। शादाब जी, आपने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, और आपने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है दरअसल उनको प्रॉब्लम है, और ये पॉलिटिकल मुसलमान है। आपने बात कही कि पॉलिटिकल मुसलमान है जिनको दिक्कत हो रही है। ये धार्मिक निकाय या धार्मिक संस्था तो है नहीं वक्फ, यह है वैधानिक। बिल्कुल कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि साहब आपको इतनी पावर इस रिलीजन को मिली हुई है, दूसरे को नहीं मिली। सनातन धर्म वो बना लो, वो किसने बनाया? देखिए पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि पावर मिली हुई है। आप ये देखिए इस वक्फ बोर्ड में जिसका मिसयूज किया इन लोगों ने, और ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कौन असदुद्दीन ओवैसी क्या वक्फ के बेनिफिशियरी नहीं है? क्या ये बताइए मुझे, क्या मदनी फैमिली के वक्फ की बेनिफिशियरी नहीं है? कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, मेरे यहाँ उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी वक्फ की जमीन के ऊपर 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। बताइए 200 बीघा में रिसोर्ट बनाते हो, गरीबों के हक का ये हाल किया तुमने, ये हाल किया हुआ है। दूसरे नेता कांग्रेस के पूर्व सांसद, और आप उत्तराखंड में से आते थे, मदरसे तुड़वा रहे हो, मस्जिदें तुड़वा रहे हो आप उत्तराखंड के अंदर। मैं फराज किदवई साहब आपके पास आ रहा हूं। फराज किदवई साहब, आप बैठे हुए चूड़ियां पहन के, एक सेकंड, आप चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो। ये मत बोलिए बीच में, पहले सच्चाई को जान लीजिए, परेशान फराज किदवई जी, आप जैसे लोगों आगे का रास्ता क्या है कर रही है मोदी, आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस था कि एनडीए के घटक दल इस बिल में साथ नहीं आएंगे। अब तो सारे लोग साथ आ गए। अब आगे का रास्ता क्या है? इस कानून को पास हो जाने के बाद जब यह कानून की शक्ल लेगा तो कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या सड़क पर आंदोलन होगा? देखिए प्रत्युष जी, अब क्योंकि मुझे लग रहा है समय कम है और पैनलिस्ट आपके काफ़ी ज़्यादा हैं और आपका इतना बड़ा चैनल है, मुझे लगता है उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही गई कि पॉलिटिकल मुसलमान। देखिए, किसी को पॉलिटिकल मुसलमान कहना, किसी को अच्छा कहना, किसी को खराब कहना, ये खुद अपने आप में एंटी इस्लामिक है। तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो निहायती गलत है। अब रही बात पॉलिटिकल मुसलमान की, तो मैं ये जानना चाहता हूं, अरे सुनिए, अब सुनिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। रही बात पॉलिटिकल मुसलमान की प्रत्युष जी, तो इस पैनल पे 3 या 4 मुसलमान बैठे हुए हैं। सैलरी सरकार से किसको आ रही है, ये इस बात का सबूत है कि कौन पॉलिटिकल मुसलमान है और कौन पॉलिटिकल मुसलमान नहीं है। दूसरी तरफ अभी आपने अनुराग ठाकुर जी की बात, अनुराग ठाकुर जी का आपने एक वीडियो दिखाया और उन्होंने बोला कि एक देश, एक संविधान, एक विधान। बहुत अच्छी बात है। मैं वक्फ बोर्ड से तो राजनीति छोड़ दूंगा। हम जैसी राजनीति नहीं कर सकते आप। दलाली नहीं खाते हम सदके ज़कात खैरात का पैसा नहीं खाते। ये दलाली कर, एक चाय पी हो, एक दलाल लिया हो, भारतीय जनता पार्टी के दलाल लिया हो, चुप बीजेपी के दलाल, चुप रहो बीजेपी के दलाल, तुम सैलरी लेते हो बीजेपी के दलाल। कर रहा हूं, मैं बार-बार अपील कर रहा हूं इस तरह की भाषा मैं दोनों मेहमानों से कह रहा हूं, दोनों सम्मानित मेहमान दलाल है, तेरे जैसा घटिया आदमी जिसे बात करने की तमीज नहीं। सारे दर्शक देख रहे हैं सर, एक लानत है, तथ्यों के शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। बेशर्म लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये दलाल जैसे बेशर्म तुम्हारे जैसे। लानत तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे नबी के हुस्ने अखलाक को नहीं समझते, बात करने की तमीज तुम्हें नहीं है। लानत तुम्हारे ऊपर। एक बात साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं एक बात साहब आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा काफी लेट से मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि आप लोग साथ नहीं देंगे, मतलब चिराग पासवान साथ नहीं देंगे, नीतीश कुमार साथ नहीं देंगे, सारे तो साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये बेवजह की नैरेटिव बनाई गई थी जो धराशायी हो गई। देखिए, लोकसभा में 5 घंटे से बहस चल रही है। हाँ। आपने भी सुना होगा सब लोगों को। बताइए क्या वक्फ के खिलाफ इन लोगों ने बताया, मेरे को यहां बता दें पैनल पे। 1 2 3 4 5 कि ये 5 बातें गरीब आदमी, गरीब मुसलमान को अफेक्ट करेंगी। क्यों लाया गया है वक्त, और क्या कोई नया एक्ट लेके हमारे हैं क्या? अमेंडमेंट है, पहले भी हुए हैं। अगर आप शुरू होंगे 1913 से तो क्या हुआ था, फिर 95 में क्या हुआ, फिर 2013 में क्या हुआ। अमेंडमेंट होते रहती है, जो समय में तब्दीली आती है उसके हिसाब से अमेंडमेंट होती है। देखिए, यहाँ अमेंडमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है? वक्फ जब आदमी करता है जमीन अपनी, या जो देता है, डोनेट करता है, वो किस लिए करता है? किसी बेबा की मदद हो, किसी गरीब गुरबा की मदद हो, उसके लिए करता है। यहाँ क्या हो रहा है कि वक्फ की जमीन आई और आपने लीज पे दे दी, पैसे अंदर से ले लिए और माल बन गए वहां। क्या ये चीजें जायज है? और वक्फ वाले क्या करते हैं, सर्वे के लिए जो सर्वेयर होता है, माफ करना, एक क्लर्क टाइप का एक आदमी होगा और वो सर्वे करके आएगा, अपनी 1 पन्ने की रिपोर्ट दोगा और उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फी हो गई। क्या ये जायज तरीका है? एक सेकंड आप बोलना ना, जवाब देना को, आप जवाब दीजिए ना। बेसिक जो रिपोर्ट आती है सर्वेयर की, उसके बिहाफ पे एसडीएम ऑर्डर पास कर देता है, ऐसे उसके ही डिस्प्यूट पेंडिंग है मैक्सिमम। तो अगर भ्रष्टाचार है, अगर मिसयूज है, अगर वक्फ करने वाले का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, जो गरीब गुरबा की मदद नहीं हो रही है, तो उसको अगर ठीक करने के लिए कुछ प्रावधान लाए हैं, कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो उस पर काहे की हाय तौबा है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है, स्टेट वक्फ बोर्ड अलग है। स्टेट में सारी पावर स्टेट का जो वक्फ बोर्ड कमेटी है और जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम की इस एक्ट में भी है, इसी तरह सेंट्रल में। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए ना। अखिलेश बाबू समाजवादी पार्टी, क्या बोला उन्होंने? एक वर्ड नहीं बोला वक्त पे। फराज किदवई साहब बता दें क्या बोला उन्होंने, तो मैं मान जाऊंगा। जीएम शाहीन, मैं जीएम शाहीन जी का रुख कर रहा हूं, जेडीयू के नेता है। जीएम शाहीन जी, जेडीयू ने कुछ सुझाव दिए थे, क्या क्या वो सुझाव थे? देखिए, पहले मैं एंकर साहब से बताना चाहता हूं कि एक तो हम लोग बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं आपके प्रोग्राम में, आप लोगों की इज्जत रखते हैं। सेकंड कि अगर इस डिबेट को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मोड़ दें कि समझ आए कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज इतना शोर शराबा रहता है, कोई सुन नहीं पाता है। तीसरी बात कि हम सब लोग पहले ये देखना है कि जो पूरे देश के अंदर हम लोग कौन है, या वक्फ बिल को क्यों ला रहे हैं, या इससे किसको क्या फ़ायदा। मुझे नहीं पता कौन आदमी क्या सोच रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपोजिशन के पास कोई काम धाम नहीं रहता और अपोजिशन इन चीज़ों को उछालती रहती है। पहले भी किया, सीए के टाइम पर भी किया और आज भी करेंगे। पता है हमें इससे क्या, किसको क्या फ़ायदा। अभी एक एंकर साहब मेरे ख्याल में कोई प्रोग्राम में बता रहे थे कि इससे जो मेन फ़ायदा वो कांग्रेस के साथियों को है, बिल्कुल है।
बिकॉज आज़ादी के बाद ये वक्फ के जो भी उनके अपने लोग थे उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया गया, उन्हीं के हैंड ओवर किया गया। अगर किसी चीज़ में हम ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है हम सब मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून जो बना, आज जो बिल पास हो रही है और इसको भगवान की मोहर लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लगता है कि 5 साल 10 साल के बाद फिर से चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं। और हम सब लोगों ने को, जितने भी मुसलमान साथी है, हिंदू भाई है, जो भी क्रिश्चियन भाई है, हर एक के धर्म में एक ट्रांसपेरेंसी रहना बड़ा ज़रूरी बात होती है। ताकि जैसे अभी उन्होंने बताया कि किसी जगह रिजॉर्ट है और वो रिजॉर्ट जो है किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी में बना, ऐसा क्यों, और ये सब चीज़ें क्या है। और ठीक है, जो चीज़ें जैसे आपने कहा कि सुझाव में जैसे हमारा था कि पुरानी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो बहुत ओल्ड प्रॉपर्टीज़ है, उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। मुसलमान के हाथ में भी पेन हो, उसके हाथ में भी तालीम हो, एजुकेशन हो, ये भी आगे बढ़े और ख़ास करके डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी इंसान ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी में सब चीज़ें रहे। और जो ये बातें बता रहे हैं कि जो अभी बता रहे थे सड़कों पे निकलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये सब चीजें नहीं है आने वाले। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह की बातों पर देश का कोई मुसलमान आने वाला नहीं है। फराज किदवई साहब, ये अखिलेश यादव ने एक बात कही आपकी पार्टी के प्रमुख ने कि इनकी अभी जो नजर है वो मुसलमानों की जमीन पर है, एक समुदाय विशेष की जमीन पर है, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी समुदाय की जमीन पर नजर होगी। तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं ज्यादातर मुस्लिमों ने दर्ज कराई। अतिक्रमण, अवैध कब्जा किसने किया है यह भी डेटा है सरकार के पास। तो क्या इनको अतिक्रमण मुक्त नहीं कराना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जैसे है वैसे? नहीं प्रत्युष जी, देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड आप थोड़ा समय दीजिए। जी बोलिए। बिल्कुल भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, बिल्कुल भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। और अभी लखनऊ के एलडीए में जमीन का एक जबरदस्त घोटाला हुआ है, मेरे पास पूरी डिटेल्स रखी हुई हैं, उस पर उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। लेकिन पॉइंट यहां पे AK वाजपेयी जी का देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे 2 बातें पूछना चाहता हूं क्योंकि आप तो कानूनविद हैं। अभी अनुराग ठाकुर जी ने कहा एक देश एक विधान, इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल में वक्फ अलल औलाद में यह कहा गया है प्रत्युष जी कि अगर महिलाओं के और जो विरासत में के जो राइट्स हैं अगर वो खत्म नहीं हो रहे हैं तो फिर वक्फ अलल औलाद रहेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें जब एक हिंदू भाई को ये पूरी पावर दी हुई है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से अपने बेटों को, अपने पोते को, अपने नाती को दे सकता है, तो क्या कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ रह जाएगी? एक कानून, एक देश, एक विधान क्या रह जाएगा? दूसरी बात, जो ट्रिब्यूनल में चेंज करने की बात ये लोग कर रहे हैं प्रत्युष जी, तो इस देश में 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल हैं। तो जो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के लिए आप बोल रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या वही सारे ट्रिब्यूनल जो हैं उसमें भी यही लिमिटेशन एक्ट का लॉ लागू होगा? मैं तो AK वाजपेयी जी से पूछ रहा हूं। और अगर नहीं होगा देन वेयर वुड बी द कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा प्रत्युष जी, कि ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आर्टिकल 26 पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 13(2) पढ़ लीजिएगा। देखिए आर्टिकल और सुनिए बस 20 सेकंड सर पढ़ा हुआ है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के ही बैठा हुआ हूं, सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने। जी मैं एक छोटी सी बात कह करके बस अपनी बात प्रत्युष जी खत्म करूंगा 20 सेकंड में, कि अभी जो वक्फ बोर्ड के चाहे वो चेयरमैन हो और चाहे मेंबर्स हो, उनका इलेक्शन होता है और जो चेयरमैन को बनाया जाता है वो थ्रू मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन वो करके करते हैं। तो क्या नए कानून में इलेक्शन होगा? और अगर नहीं होगा तब तो ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली जो संस्था चल रही थी, जिसका डेमोक्रेटिक तौर से जवाब ले लीजिए उसको जवाब ले लीजिए। देखिए, जहां तक लॉ ऑफ लिमिटेशन का सवाल है वो बड़ा क्लियर है। जिस एक्ट में लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं होती वहां जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है। ये बात पूरी तरीके से एस्टेब्लिश है, एडमिटेड ऑन रिकॉर्ड है। और जहां तक दूसरी बात का सवाल है जो आपने कहा कि ट्रिब्यूनल वाली बात, तो ट्रिब्यूनल तो पहले भी था, अभी भी ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल की अपील हाई कोर्ट जा ही सकती है, पहले लीगल क्वेश्चंस में जाएगी, अब ऑन मेरिट्स में जा सकती है। डिस्प्यूटेड फैक्ट जो है इट कैन बी लुक्ड इनटू, वो भी बड़ा एस्टेब्लिश है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं, पिछले 1 हफ्ते से डिबेट चल रही है कि क्या पॉइंट है
कैसे ये गरीब मुसलमान के खिलाफ है? ये सिर्फ रेगुलेट करने के लिए है। जो संपत्तियां गड़बड़ा रही हैं, ये एक बात बताइए फराज साहब, आपके हिसाब से सिमिलर हो गए दोनों। एक बात बताइए मुझे, सिंपल एक बात, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं होगी। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ ही रहेगी, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी में जो वक्फ करते हैं, सर्वे जो करके हो जाती है, उसमें मामला गड़बड़ है, या वक्फ बोर्ड जो रिलीज कर देता है या लीज पे देता है, जहां मॉल बनते हैं, जो मिसयूज होता है, उसको ठीक करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। अमेंडमेंट है। आपकी बात मैं बड़ी करता हूं, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा, पहली बात तो है नहीं, तो जो सुप्रीम कोर्ट विल स्टक डाउन। हर में होता है ये एक्ट में, कौन सा एक्ट चैलेंज नहीं? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मैं अजहरी साहब का रुख करता हूं। अजहरी साहब, गरीब मुसलमानों और मजलूमों की बहुत बात हो रही है, वक्फ बोर्ड में उनका प्रतिनिधित्व कितना है गरीब मजलूम मुसलमानों का? गरीब मुसलमानों की झोपड़ियां जलाने वाले, गरीब मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने वाले मुसलमानों को क्या दे सकते हैं? ये सबको मैंने आपसे पूछा कि वक्फ बोर्ड में कितने गरीब मजलूम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व कितना है? देखिए ये 8 साल से यूपी में माननीय योगी जी की सरकार है। अभी आपने दानिश आजाद को सुनाया था, ये सवाल उनसे करना चाहिए था ना, आपको, हमसे नहीं। तो उन्होंने क्या किया 18 में? केंद्र में 11-12 साल हो गई है। माननीय मोदी जी ने क्या किया है? के शर्मा जी यहाँ पर बोल रहे हैं हमें यहाँ गीदड़ भक्तियां दी जा रही है। हमने नमरूदियत भी देखी है, फिरौनियत भी पढ़ी है, हमने सद्दावियत भी देखी है, हिटलर को भी पढ़ा, मोदियत को भी देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ मोदियत का शिकार है। आप लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना आपका प्लान है, आपकी एक साजिश है। किरण रिजिजू जी ने जो बोला है, किरण रिजिजू जी ने एक बात बहुत साफ तरीके से वक्फ बिल पर संशोधन करना, ये कौन सी प्लानिंग होगी जरा मुझे बताइए। एक क्लॉज तो बता नहीं पा रहे हैं जहां पर यह कहा गया हो कि साहब आपसे मस्जिद और मजारें छीन ली जाएंगी। लोकसभा को बचाने के लिए बिल लाया गया है, बताओ ना। नाज़िम भाई, आप अगर बता पाए वक्फ बोर्ड में जो बात कर रहे हैं ना कि साहब ये गरीब मजलूम मुसलमानों पर अत्याचार है, इस्लाम के खिलाफ ये बिल आ रहा है, ये सब कुछ बता दीजिए ना, कितना प्रतिनिधित्व है कितने बोर्ड में? हाँ देखिए पृथ्वी जी, देखिए अभी उत्तराखंड के अध्यक्ष जी बैठे हैं शादाब भाई। देखिए उन्होंने बड़े चीख के बड़े प्यार से कहा कि देखिए यतीमों की जमीन, गरीब मुसलमानों की जमीन। भाई आप अध्यक्ष हैं, बता दीजिए कितने यतीमों को, कितने गरीब मुसलमानों को आपने जमीनें दे दी हैं, और कितनों के वहां पे अभी आपने मदरसे, शादाब जी कितने स्कूल आपने, समय कम है शादाब जी, जल्दी से जवाब शादाब जी। लेकिन आप नहीं बताएंगे, आप जवाब दे दीजिए भाई। भारत का मुसलमान आपसे पूछ रहा है। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 2.5 साल बने हुए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, और मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर ईमानदारी और वक्फ के हितैषी हैं तो कह दीजिए देश की आजादी से लेकर आज तक वह सारे वक्फ बोर्डों के, इंक्लूडिंग शादाब शम्स का, मेरा भी 2-2.5 साल का कार्यकाल हो गया है, सबके कार्यकाल की सीबीआई जांच हो, पता चल जाएगा चोर कौन है, पता चल जाएगा किसने चोरी की है। सारे लकड़बग्गों को सलाखों के पीछे डालिए, वक्फ की जमीन, सदके, ज़कात, खैरात, गरीबों का हक, ये वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2.5 साल से आप क्या कर रहे थे? ये वापस आएगी, सीबीआई समय इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए।